नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पॉलिटी के रिमेनिंग जो टॉपिक हैं उनको कवर करेंगे और इसी के साथ आपका जो पॉलिटी है ना वो ख़त्म हो जाएगा। जितने टॉपिक आपको इसमें मैंने कराए हैं इतने का आप रिवीजन कीजिए बार बार। अपना जो दायरा है वो ज़्यादा ना बढ़ाइए। समय आपके पास कम है, यदि आप मेरी बातों को मानेंगे तो आपके अच्छे नंबर डेफिनेटली आएंगे एग्ज़ाम में। सबसे पहले हम लोग पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है ना उससे स्टार्ट करेंगे। जो भारत में है ना संसदीय व्यवस्था है ना, तो संसद में लोकसभा होती है और राज्यसभा होती है और राष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर संसद बनाते हैं। तो जो राज्यसभा का गठन है वो 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। पहली राज्यसभा की बात हो रही है और पहली लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। तो 1952 में हुआ था 3 अप्रैल और 17 अप्रैल, ये आपको याद रखना है। अगली लाइन लिखी है कि जो संसदीय व्यवस्था होती है ना उसमें जो मेन पावर होती है वो मंत्रिपरिषद में होती है और मंत्रिपरिषद के प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं, ये आपको पता ही है। अब हम लोग देखते हैं कि अपने यहाँ जो लोकसभा और राज्यसभा में है ना करंट कंडीशन क्या है। लोकसभा में मैक्सिमम सीट्स हैं 552। 552 में से अभी कितनी है 545। 530 जो सीटें होती हैं 552 में से वो राज्यों से आती हैं। 20 होते हैं वो यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं, यूनियन टेरेटरी से। और जो 2 सीटें हैं वो एंग्लो इंडियंस के रिजर्व हैं, जो 2023 का जो इलेक्शन होगा उससे ख़त्म हो जाएंगी। तो लोकसभा के बारे में सभी जानकारी आपको मिल गई। मैक्सिमम सीटें 552, अभी कितनी है 545। राज्यों से 552 में से राज्यों से 530 एमपी, जो एमपी लोकसभा में जाते हैं 530 जाते हैं राज्यों से, 20 जाते हैं यूटी से जो केंद्र शासित प्रदेश हैं और 2 एंग्लो इंडियन। राज्यसभा की बात की जाए तो मैक्सिमम जो संख्या हो सकती है वो 250 हो सकती है, अभी कितनी है 245। तो ऐसे आपको याद रखने में आसानी होगी। लोकसभा में अभी है 545, राज्यसभा में है 245। लोकसभा में मैक्सिमम हो सकती है 552, राज्यसभा में 250। तो 245 जो भी है उसमें 233 राज्यों से और यूटी से, जिसमें यूटी में 3 दिल्ली से और 1 पुडुचेरी से। राज्यसभा सीट की बात हो रही है तो दिल्ली की राज्यसभा में 3 सीटें हैं और पुडुचेरी की 1 है। और जो बचे 12, तो 12 प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं कहाँ, राज्यसभा में। चलिए सीटों की बात हो गई। अब हम लोग कुछ और बातें देखते हैं। यहाँ पे लिखा है कि अगर कोई सांसद में लोकसभा सदस्य हो सकता है या राज्यसभा सदस्य हो सकता है, वो बिना किसी प्री इन्फॉर्मेशन के 60 दिनों या उससे अधिक अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। इस तरह क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको रखा है। अब हम लोग कोरम देखते हैं। कोरम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आता है। तो जो सदन होता है ना तो उसका जो प्रेजेंट कैंडिडेट होते हैं ना, सदन की जितनी सदस्य संख्या है, लोकसभा राज्यसभा में अभी कितने हैं 245 और 545, तो उसका मिनिमम 10% उपस्थित होने चाहिए पर डे की। जब सेशन में होते हैं ना पार्लियामेंट, उस समय मिनिमम 10% उपस्थित होने चाहिए, तभी सदन की कार्रवाई चलती है, नहीं तो सदन की कार्रवाई नहीं चलती है। उसी को कोरम कहते हैं। मतलब सदन की कार्रवाई को चलाने के लिए मिनिमम कितने सदस्य उपस्थित होने चाहिए, उसी को कोरम कहते हैं। तो वो 1/10% है। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन आर। क्वेश्चन आर जो होता है ना वो पहला घंटा होता है पर डे का। पर डे की जो कार्रवाई लोकसभा और राज्यसभा की चलती है उस कार्रवाई का पहला घंटा है वो क्वेश्चन आर होता है। और जो संसद के सत्र चलते हैं ना तो उसमें 11 बजे से चलते हैं, तो 11 बजे से 12 बजे के बीच का समय है क्वेश्चन आर। इसमें
3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टार्ड क्वेश्चन, अनस्टार्ड क्वेश्चन और शॉर्ट इंटरवल नोटिस क्वेश्चन। तो जो स्टार्ड क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें इनको ओरली आंसर किया जाता है और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मतलब जो संबंधित मंत्री जिससे पूछा गया हुआ क्वेश्चन वो ओरली उसके आंसर देता है, और जिसने क्वेश्चन पूछे हैं वो इन उत्तरों के एक्सप्लेनेशन में भी कुछ अपने हिसाब से पूछ सकता है। लेकिन जो अनस्टार्ड क्वेश्चन होते हैं वो लिखित में पूछे जाते हैं और लिखा मिनिमम 10 डे प्रायर नोटिस, मतलब 10 दिन का पहले नोटिस दिया जाता है। उसके लिए वो तैयार करना पड़ता है ना उनको, तो वो लिखित में उसका आंसर दिया जाता है और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते हैं। ये हो गए स्टार्ड और अनस्टार्ड क्वेश्चन। अब चलते हैं 0R। तो 0R जो है ना वो इंडिया की देन है, मतलब यहाँ के ही पार्लियामेंट्री सिस्टम में ये चलता है, बाकी दूसरी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है दुनिया में वहाँ पे नहीं चलता है। ये क्वेश्चन आवर के जस्ट बाद का समय होता है, मतलब 12 बजे से लगा के 1 बजे तक, और इसमें बिना किसी पूर्व सूचना के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि उस समय जो कोई ज्वलंत मुद्दे चल रहे होते हैं ना, उस पर बेस्ड क्वेश्चन है ना वो 0R में पूछे जाते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन आर हो गया, 0R हो गया। अब हम लोग कुछ बातें संसदीय प्रणाली के बारे में देखते हैं यहाँ पे। तो आर्टिकल 1 जो मैंने बताया था ना, ये आर्टिकल 1 में भाग 1 बताया था, आर्टिकल 1 तो आपको नहीं बताया। तो आर्टिकल 1 में बोला गया है कि इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो ये आर्टिकल 1 आपको याद रखना है, और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत के जो संविधान है ना उसमें इसके भारत के कितने नाम हैं। तो 2 नाम हैं, इंडिया और भारत, हिंदुस्तान नाम नहीं है कहीं पे संविधान में। अब हम लोग देखेंगे केंद्र राज्य संबंध। तो जो केंद्र राज्य संबंध है भाग 11 में दिए गए हैं, और केंद्र राज्य संबंध से संबंधित 3 जो आयोग ये लिखे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, राजमन्नार आयोग, सरकारिया आयोग और पुंछी आयोग। इसमें से सरकारिया जो आयोग है ना, इसकी सिफारिश पर 1988 में ये गठित हुआ था। इसकी सिफारिश पर एक इंटर स्टेट काउंसिल, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन हुआ था 1990 में। ये बात आपको याद रखना है। और जो इंटर स्टेट काउंसिल है वो आर्टिकल 263 में आती है। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि भारत में सहकारी संघवाद है, मतलब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि भारत में किस तरह का संघवाद है, तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। अब हम लोग वित्त आयोग के बारे में कुछ बातें देखेंगे। जो वित्त आयोग होता है ना 280 में दिया है आर्टिकल में। ये मैं आपको जब इम्पोर्टेंट आर्टिकल एक वीडियो में बताए हैं उसी में इसको भी बता दिया है। तो जो वित्त आयोग है ना, फिनेंस कमीशन, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब संवैधानिक निकाय है। संविधान में इसको, संविधान के द्वारा इसको गठित किया गया है। और जो 15वां वित्त आयोग, लास्ट वित्त आयोग था, उसके चेयरमैन NK सिंह थे, नंदकिशोर सिंह। ये 2021 और 21 से 26 इस अवधि के लिए बनाया गया है, 2021 से 2026 के लिए। और ये इसमें लिखा है राज्यों की हिस्सेदारी 41% होनी चाहिए। तो इन्होंने सिफारिश की है 15वें वित्त आयोग ने। जो वित्त आयोग है 5 वर्ष के लिए गठित किया जाता है। और लिखा है यह अर्ध न्यायिक सलाहकारी संस्था है, मतलब सेमी जुडिशियल। अर्ध न्यायिक को इंग्लिश में सेमी जुडिशियल बोलते हैं, और सलाहकारी संस्था मतलब एडवाइजरी इंस्टीट्यूशन, मतलब इसकी कोई बात है ना वो सलाहकारी है, वो बाध्य नहीं है। और पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष की कभी कभी पूछ लेता है, वो थे KC नियोगी। और वर्तमान 15वां जो वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष हैं NK सिंह, फुल फॉर्म है नंदकिशोर सिंह। नीति आयोग के बारे में कुछ बातें देख लेते हैं। पहले क्या था, योजना आयोग। और योजना आयोग को ख़त्म करके 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बनाया गया। अध्यक्ष होते हैं एक्स ऑफिशियो प्राइम मिनिस्टर, तो नरेंद्र मोदी जी हैं। उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी। अभी जो CEO हैं वो हैं BVR सुब्रमण्यम। पहले जो उपाध्यक्ष थे वो अरविंद पनगड़िया थे, और पहले जो CEO थे वो सिंधुश्री खुल्लर थे। जितनी इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है सभी इम्पोर्टेंट है।
और जो नीति आयोग है वो संविधानेतर संस्था है, मतलब इसका संविधान में कहीं जिक्र नहीं है। इंग्लिश में बात करें तो लिखा है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अब हम लोग पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कुछ शब्द देखेंगे। आपके वीडियो एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि अभी जो पैटर्न UPSSC पूछ रहा है ना मेन एग्ज़ाम्स के लिए, उन सभी में क्या कर रहा है ये कि जिस फील्ड से रिलेटेड वो जॉब है ना उससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो पंचायती राज व्यवस्था ना इससे संबंधित जो जितने भी नीचे हमने तथ्य यहाँ पे दिख रखे हैं वो सब अच्छे खासे इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, ऐतिहासिक तत्व, मतलब इतिहास में पंचायती राज व्यवस्था का कहाँ कहाँ जिक्र है। तो लिखा है ऋग्वेद में सभा एवं समिति के रूप में लोकतांत्रिक स्वायत्त शासी संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद में सभा और समिति का जिक्र है। तो यहाँ पे जो सभा है ना वो ऐसे सुनने में लगता है आम लोगों की, लेकिन इसमें आम लोग नहीं थे, इसमें तो कुलीन वर्ग, और जो समिति है उसमें आम लोग थे। बस इतनी बात आप समझ लो, काफ़ी है। कौटिल्य, इन्हीं को चाणक्य बोलते हैं, इनकी एक पुस्तक है अर्थशास्त्र जो पॉलिटी से संबंधित है। अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स से संबंधित नहीं है, ये आपको याद रखना है। इसमें ग्राम पंचायतों का उल्लेख मिलता है। रिपन को भारत में, रिपन लॉर्ड रिपन वही है, उसको भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन कई बार आ चुका है। आर्टिकल 40 में बता ही चुका हूँ, उसमें ग्राम पंचायतों के गठन की व्यवस्था की गई है। आर्टिकल 40 DPSP में है। तो जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय पंचायत राज व्यवस्था नहीं लागू की गई थी, बाद में लागू की गई है। गांधी जी ने पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, ये गांधी जी इसके प्रबल समर्थक थे, तो उन्होंने बोला है सच्चा लोकतंत्र केंद्र में बैठकर राज्य चलाने वाला नहीं होता, बल्कि यह गांव के प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग से चलता है। तो उनका ये कहना था कि नीचे से ऊपर तक चलना चाहिए सिस्टम, ये नहीं होना चाहिए ऊपर से नीचे तक। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जापान में ना यही सिस्टम चलता है, नीचे से लगा के ऊपर तक, और जापान इसी सिस्टम को अपना के बहुत पहले से डेवलप्ड कंट्री है। अब हम लोग पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट समितियां हैं वो देखेंगे। जो जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है वो बस आपके काम की है, एक्स्ट्रा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। पहली जो सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी है वो है बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में बनी थी। इन्होंने 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी और इनको पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पीकार बोला जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है। इन सभी में से सबसे इम्पोर्टेंट ये पहली ही है। 1957 याद रखना है, त्रिस्तरीय याद रखना है, पंचायती राज व्यवस्था के शिल्पीकार थे ये याद रखना है। दूसरा है अशोक मेहता समिति, ये 1977 में बनी, 20 साल बाद। अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी कि 2 स्तर होने चाहिए पंचायती राज व्यवस्था में। तो ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि किस कमेटी ने 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी, तो वो थी अशोक मेहता समिति। अगली समिति है GVK राव समिति, ये 1985 में बनी थी, बस ईयर याद रखना है इनकी। LM सिंघवी समिति ये 1986 में बनी थी, 85, 86, 88, उधर 1957, उसके बाद 20 साल जोड़ दो 1977, 1957, 1977, 1985, 86, 88, 87 गैप कर दो आप। 7 ऊपर है तो यहाँ 7 नीचे नहीं है, ऐसे कुछ याद रखो। PK थुंगन समिति ये 1988 में बनी थी। इस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने की बात कही, मतलब इस समिति ने सिफारिश की कि जो पंचायती राज व्यवस्था है ना उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। नोट में लिखा है 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद, इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, शॉर्ट में लिखा है NDCA, ब्रैकेट में लिखा है ना ये शॉर्ट में, ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश 57 में कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी, तो 58 में इस समिति की सिफारिश स्वीकार की तथा 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर ज़िले में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। भर भर के क्वेश्चन पूछा गया ये कि पहली बार कहाँ पे लागू की गई थी पंचायती राज व्यवस्था, तो राजस्थान के नागौर ज़िले में। नोट में दिया गया, याद रखना है आपको। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड ये एग्ज़ाम है तो इसमें आपको
ये चीज़ें याद रखनी है कि उत्तर प्रदेश के जो पंचायती राज विभाग के मंत्री हैं वर्तमान वो हैं भूपेंद्र सिंह चौधरी। अब लिखा है आगे आर्टिकल 243I और 243Y में आयोग के गठन की बात की गई है और उसी के अनुसार राज्य वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष पे किया जाता है और इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है। उत्तर प्रदेश के जो 5वें वित्त कमीशन है, वित्त आयोग है, उसके अध्यक्ष आनंद मिश्र, कार्यकाल 5 वर्ष का और इसमें महिलाओं को 1/3% रिजर्वेशन है। अगला पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि पूरे देश में तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, लेकिन नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में त्रिस्तरीय व्यवस्था नहीं है, यहाँ स्थानीय परिषद चलती है। गोवा और सिक्किम में 2 स्तरीय ग्राम व जिला पंचायत 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। तो ऐसा पूछ लेता है कि कहाँ पे किस तरह का सिस्टम है। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, इनकी संख्या आपको याद रखना है। ग्राम पंचायत की अभी एग्जैक्ट ना ये चेंज होती रहती है, तो अभी आप 58,000 के आसपास याद रखिए, 58,194। यदि ये क्वेश्चन आएगा ना तो जो ऑप्शन होंगे ना काफ़ी दूर होंगे, तो 58,000 प्लस में आप याद रखना। जिला पंचायत 75, जिले 75, तो जिला पंचायत कितनी है 75, क्षेत्र पंचायत 826। चलिए आगे चलते हैं, बस ख़त्म होने वाला है। 3 स्तर यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे ये जो 72वां, 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम है ना 1992 का, ये मैं बता ही चुका हूँ, इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। बस ये आप याद रखो कि 24 अप्रैल 1993 से प्रभावित हुआ था। पंचायती राज व्यवस्था जो है ना पूरे देश में 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुई, और जो म्यूनिसिपैलिटी व्यवस्था है वो 1 जून 1993 से, उस समय नरसिम्हा राव सरकार थी। त्रिस्तरीय व्यवस्था है अपने यहाँ, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। आगे इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा है, जब गांव की बात आती है ग्राम की, तो उसमें गांव में तो सभी निवासी आ जाते हैं। जब ग्राम सभा की बात आती है तो ग्राम सभा में बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया ग्राम सभा में कौन आता है, तो ग्राम सभा में गांव के 18 उम्र से ज़्यादा के 18 या उससे ज़्यादा के नागरिक आते हैं, जो मतदाता हैं, जिनकी मतदाता सूची में नाम है, वो लिखा है 18+ के मतदाता। ग्राम पंचायत की बात किया जाए तो उसमें प्रधान प्लस मेंबर भी चुने जाते हैं प्रधान के साथ में, तो प्रधान और मेंबर मिलकर बनाते हैं ग्राम पंचायत। और लास्ट में यहाँ पे लिखा है नगरीय, जो ये तो हो गया गाँवों का, और नगर में भी 3 लेवल होते हैं, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम। ये नगरों के साइज के हिसाब से बढ़ते रहते हैं, सबसे छोटे नगर पंचायत, फिर नगर पालिका परिषद उससे बड़ा, और नगर निगम बड़े शहरों में होते हैं। ये हो गया आपका पॉलिटी वाला टॉपिक कंप्लीट। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।